इसमें अच्छा SI क्या माइनस। कुछ आंसर मिला? सर नहीं मिला। हाँ, उसका कोई आंसर नहीं है, वो बिना स्ट्रक्चर के वो नहीं बता सकते। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोग का पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया है? कुछ उसमें छूट रहा है क्या? तुम लोग को ऐसा लगता है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, कुछ अगर ऐसा लगेगा तो बताना, हम देख लेंगे उसको, ठीक है। अभी हम लोग एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, इसका नाम है एस ब्लॉक, ठीक है। एक मिनट हम लोग हाँ, तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक सर एस ब्लॉक हो चुका है। एस ब्लॉक हो गया? कौन करा? निहार सर। अच्छा ठीक है, तो सही है। कहाँ एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया? इसमें सॉल्युबिलिटी फैक्टर वैसे हो रहा था क्वेश्चंस पहले ही। अच्छा ठीक है, सही है तब तो एक दो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। निहार सर क्या पढ़ाते हैं? सर केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल या तीनों? सर कोई फिक्स नहीं है, जो चैप्टर मिल जाता है कभी कभी। ओके, 12th में तो फिजिकल पढ़ाए थे हम लोग। ओह ठीक, चलो ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम तुम लोग से पूछ लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मेटल है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम को अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, Na2O है, इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बना? क्वेश्चन नंबर 2, Mg को हमने रिएक्शन वाटर से कराया तो हमारा क्या बना? क्वेश्चन नंबर 3, और MgO को रिएक्शन कराया वाटर से तो हमारे पास क्या बना? क्वेश्चन सर नंबर 4। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर किए ही नहीं है, कर देते हैं। चल, अब दिख रहा है? यस सर। तो इन चारों का तू हमको जवाब बता दो। एक तो यहाँ पे NaOH बनेगा, एक यहाँ NaOH बनेगा, यहाँ पे भी NaOH बनेगा, सॉरी MgOH होल ट्वाइस बनेगा, और यहाँ MgOH होल ट्वाइस यहाँ पे भी बनेगा। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कौन सा बन रहा है ये बता दो हमको बस। सर पहला वाला में +H2। हाँ सही है, दूसरे वाले में? दूसरा वाला बोलते जाओ, जल्दी बोलते जाओ, नहीं आता तो भी बोलते जाओ, आगे जल्दी जल्दी बढ़ना है ना अपने को। तो दूसरा वाला का नहीं पता। इसमें कुछ और बनता भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बनता है यहाँ पे। तीसरे वाले में कुछ नहीं सर नहीं बनेगा। नहीं, तीसरे वाले में बनेगा, H2 बनेगा, और चौथे वाले में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन सर कराएं क्या? वो बताया कुछ नहीं बनेगा।
देखो बनता तो है, ठीक है। और अगर कोई डाउट लगे तो एक बार एनसीईआरटी खोल लेना, देख लेना। मोस्ट मतलब बनता है, H2 बनता है, वो सर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पर्टिकुलर रिएक्शंस है, और ये थोड़ा अच्छे रिएक्शंस है। इसमें देखो एक जनरलाइजेशन, अगर हम लोग कोई एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास H2 गैस रिलीज होगा, लेकिन जब हम लोग उसके ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो हमारे पास H2 गैस रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब फ्लेम टेस्ट तुम लोगों को पता है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट तुम लोगों को बताए होंगे कि कौन से फ्लेम पे कौन सा कलर है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से उसको रिकॉल करा देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक कैटेगरी, इसमें कौन सा, ये हमारा एल्कली मेटल्स हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखें तो यहाँ पे ठीक है। ये अब इसमें कौन सा कलर आ रहा है, सोचो और जल्दी से बता दो, या याद है तो बताओ, मतलब बताते ही जाओ, सोचने का समय नहीं है। बोलो। सर याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, हम याद करवा भी देते हैं अभी। पहले एल्कली मेटल्स को देखते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स के केस में ये हमारे पास 5 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे फ्लेम टेस्ट देते हैं, ठीक है। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारे पास, अल्कलाइन अर्थ में जो पहले दो है बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ठीक है। फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देते, क्योंकि ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड होता है, और ये फ्लेम में उतना जल्दी आयनाइज नहीं हो पाता, इसकी वजह से कलर नहीं आ पाता है, ठीक है। ये एक रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और हाई आयनाइजेशन एनर्जी है तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ रहा है इसके केस में, ठीक है। ये हमारे पास एक रीजन हो गया, लेकिन बाकी के सब तो देते हैं। तो अब हम लोग को कलर इसका जानना जरूरी है, ठीक है। तो लिथियम के केस में जो कलर आता है वो होता है क्रिम्सन रेड। जो सोडियम के केस में हमारे पास कलर आता है ये होता है गोल्डन येलो। पोटेशियम के केस में जो कलर आता है ये होता है वॉलेट, इसको हम लोग लिलैक भी बोलते हैं, LILAC लिलैक, ठीक है। रुबिडियम के केस में जो कलर आता है वो होता है रेड वॉलेट। सीजन के केस में जो कलर आता है ये होता है ब्लू, ठीक है। और जो हमारा जो दूसरा है कैटेगरी, इसमें देखो, इसमें आखिरी वाला तो कोई कलर ही नहीं देता, ये तो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम कौन सा कलर दे रहा है, कैल्शियम हमारे पास दे रहा है ब्रिक रेड। स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, स्ट्रॉन्शियम हमें दे रहा है क्रिम्सन रेड, और बेरियम हमें क्या दे रहा है, बेरियम हमें दे रहा है एप्पल ग्रीन, ठीक है। ये कलर है। अब कोशिश करते हैं इसको याद करने का कोई तरीका दिखता है इससे कि आसानी से अपने को याद हो जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, बेरियम एप्पल ग्रीन, तो इससे हम लोग एक चीज बनाते हैं, बापजी, ठीक है। बेरियम एप्पल ग्रीन, ठीक है, बापजी, ठीक है। अब ये चीज तुम कभी भूल नहीं पाओगे। स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड होता है, इसका एक्चुअली कोई निमोनिक नहीं होता, ठीक है। इसको हम इसको ऐसे याद रखते थे, SC करने लगते थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो उसी में हम इसको SC, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, ठीक है। ये इससे हम इसको याद रख लेते थे। कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, ठीक है। कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, इसको याद रखने का कोई तरीका, इसको याद तुम लोग ऐसे रख सकते हो कि जो ब्रिक होता है, नहीं चलो ठीक है, ब्रिक का कलर रेड होता है, ठीक है, लेकिन इसको भी याद रखने का कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तुमको दिक्कत यहाँ पे आएगा कैल्शियम के केस में, तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार याद रखना, ब्रिक रेड इसका कलर होता है, स्ट्रॉन्शियम का SC से याद रखेंगे, और बेरियम का एप्पल ग्रीन बापजी, ठीक है, SC सुप्रीम कोर्ट। अब ऊपर देखो,
लिथियम लिथियम का हमारे पास क्रिम्सन रेड, तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, लीला, ठीक है, लिथियम लाल, ठीक है, लिथियम लाल, रेड या क्रिम्सन रेड, ठीक है। दूसरा सोडियम येलो, अब देखो यहाँ पे सोडियम, ठीक है, इसके नाम में इसका कलर छुपा है, सोडियम का स्टार्टिंग क्या है, सो से, तो सोना, गोल्डन येलो, ठीक है, सोडियम का कलर हो गया गोल्डन येलो। पोटेशियम का क्या है, वॉलेट लिलैक, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, के वी की लीला निराली है, ठीक है, केवी केंद्रीय विद्यालय की लीला, लीला वहां पे एक लड़की पढ़ती है जो बहुत निराली है, ठीक है। के से पोटेशियम, वी से वॉलेट, वायलेट और लीला से लिलैक, ठीक है। ये जो लीला, ये दो जगह तुम्हारे पास काम आ गया, लीला से लिथियम लाल और ये वाला लीला से लिलैक, ठीक है, केवी की लीला। रुबिडियम रेड वॉलेट, इसमें तो कुछ याद भी नहीं करना चाहिए, आर जैसे रुबिडियम है तो इसका स्टार्टिंग आर वी और यहाँ पे आर डी लिखा हुआ है, ठीक है। सीजियम ब्लू, इसका भी नाम देखो, सीजियम, इसका भी जो इसका कलर है इसका नाम में छुपा है, सी, सी क्या होता है, समुद्र, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। इसका भी तुम्हारे पास इसका कलर याद हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम लोग इसको भूलने का चांस कम हो जाता है कि नहीं। यस सर। 2-3 बार इसको रिवाइज करना, एक बार फिर से बता देते हैं, लिथियम क्रिम्सन रेड लीला, लिथियम लाल सोडियम, उसके नाम में उसका कलर छुपा है, सोना गोल्डन येलो। पोटेशियम केवी की लीला ही निराली है, पोटेशियम वॉलेट लिलैक, ठीक है। रुबिडियम का आर बी से हम लोग याद रखते हैं, आर वी रेड वायलेट, ठीक है। सीजियम के भी नाम से कलर छुपा है, सी ब्लू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम, कैल्शियम का याद रखने का कोई तरीका नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे ही याद रख लेते हैं, ब्रिक रेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम को हम लोग एससी से याद रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और एप्पल ग्रीन का बापजी, ठीक है, बेरियम बापजी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका कलर। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी तुम लोग पढ़ ही चुके होगे, फिर मतलब एस ब्लॉक में तुम लोग सब पढ़ लियोगे, हम छोटा छोटा जो न्यूमोनिक्स है या फिर कोई ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, वो सब तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा साइज कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिथियम और सोडियम, कौन सा बड़ा होगा, जल्दी जल्दी बोलो। सोडियम। सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम है, कौन सा बड़ा होगा, सोडियम। सोडियम। तो तुमको ये पीरियड वाला भी ग्रुप वाला भी समझ में आता है और पीरियड वाला भी समझ में आता है, ये दोनों चीज समझ में आती है। लेकिन अब अगर हम तुमसे पूछें कि पोटेशियम और बेरियम में कौन सा बड़ा होगा, बोलो। चलो हम बताते हैं, ठीक है। पोटेशियम का साइज बड़ा होता है बेरियम से, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज लेकिन होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अब एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा वो तरीका है कि अगर हम लोग एक छोटा सा टेबल याद रख ले, टेबल भी नहीं, थोड़ा सा ड्राइंग याद रख ले, तो हम लोग इस टाइप के जो कंपैरिजन है उसको भी तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या, कौन सा ड्राइंग है वो दिखा देते हैं तुम लोग को। तुम लोग को बस ये लिखना आना चाहिए, ये है हमारा ड्राइंग,
एक N और एक M, ठीक है, इतना लिखना आना चाहिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कहाँ पे ये N और M लिखना है, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम और सीजियम, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप हमारे पास कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप। अच्छा, इसमें तुम लोग इतना बता सकते हो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सीजियम। सीजियम। सबसे छोटा कौन सा होगा, बेरिलियम। बेरिलियम, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमें सबसे बड़ा सबसे छोटा पता चल गया। अब अपन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक N लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, यहाँ पोटेशियम तक गए, बेरियम तक आए, वापस कैल्शियम तक गया, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक N, M, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। हमने यहाँ क्या लिखा, एक N लिखा और एक M लिखा, यहाँ वाइट इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए ड्राइंग कर दिया, ठीक है। तो हमने एक N और M लिखा, तो अपने को एक चीज पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, बेरिलियम है, सबसे बड़ा कौन सा है, सीजियम है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा लैपटॉप रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक N लिखा, एक M लिखा, अब हम लोग इस डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसको फॉलो करो, ये एरोस को, ठीक है। ये एरोस हम लोग को ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे है सीजियम, सीजियम जो छोटा है रुपीडियम, सर नहीं रुपीडियम। दिख रहा है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर तो हो रहा है, रुक जाओ, अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। फिर से एक बार एरोस बना दे रहा है, ये एक हमारा नंबर 1 एरो, ये नंबर 2 एरो, ये नंबर 3 एरो, ये नंबर 4 एरो, ये नंबर 5 एरो, ये नंबर 6 एरो, ये नंबर 7 एरो, ये नंबर 8 एरो, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा गौर करो, सबसे बड़ा हमारे पास सीजियम है, सीजियम से ऊपर जा रहे तो ये छोटा हो रहा है रुपीडियम, रुपीडियम से ऊपर जा रहे पोटेशियम तो ये और छोटा हो रहा है। अब यहाँ हम बेरियम के पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब बेरियम और छोटा हो रहा है, मतलब पोटेशियम बड़ा है साइज में, बेरियम से ऊपर जा रहा है स्ट्रॉन्शियम तो ये और छोटा हो रहा है। इस सीक्वेंस को फॉलो करिए तो हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट बेरिलियम तक पहुंच जाएगा। इस सीक्वेंस में तुम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स का साइज कंपेयर कर सकते हो, सिर्फ तुमको N और M लिखना आना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया तुम्हारे पास। अब हो सकता है तुम पूछो कि मतलब कटायनिक फॉर्म में और अनायनिक फॉर्म में कौन सा ज्यादा बड़ा है, कौन सा ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार उसका कटायन और सॉरी कटायन सारे के सारे का बना लेते हैं, ठीक है। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुपीडियम प्लस, सीजियम प्लस, यहाँ बेरिलियम प्लस,
मैग्नीशियम 2+, यहाँ 2+ है, सब में 2+ होगा। इसके बाद कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+ और बेरियम 2+। ठीक है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसमें +1 चार्ज होता है, अल्कलाइन अर्थ में +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसमें बस एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बेरिलियम है थोड़ा सा ऊपर कर देना, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, बाकी ये सब इसके लाइंस में कोई भी कहीं पे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरिलियम 2+ को थोड़ा सा ऊपर कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे जो बड़ा है ये है सीजियम+, जो सबसे छोटा है ये है हमारा बेरिलियम 2+। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाना क्या है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा एक डिजाइन बनाना है। इसको थोड़ा सुंदर करने की कोशिश करता पहले, बट चल तुम लोग खैर उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, फिर भी एक बार फिर से तो सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ये शेप तुम लोगों को बनाना है। इस शेप को रफ में हम एक और बार दिखा देते हैं। एक एन लिखना है। ठीक है, इस एन का जो ये वाला एंड है इसको थोड़ा छोटा रखना है। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा छोटा रखा हमने। छोटा रखने के बाद फिर यहाँ से एक एम लिखना है और इस एम को थोड़ा सा इसका यहाँ पे बड़ा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा, फिर से हम सेम एरोस को फॉलो करेंगे तो हम सबसे बड़े से सबसे छोटे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बस तुमको लिखना आना चाहिए, तो यहाँ पे तुम सारे के सारे चीजों का साइज कंपेयर कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत चाहते हो फिर से रिपीट करें तो बता दो। नो सर। ठीक, सीमेंट के बारे में बता दिया था सर ने। यस सर। ठीक है, चलो तब तुम्हारा एस ब्लॉक खत्म होता है। सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड। यस सर। कूल। सुपर जिप्सम। ऑक्साइड किसको बोलते हैं? क्या तो सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं? भूल गए। भूल गए? जब सुपर peroxide ऑक्साइड, देखो परऑक्साइड कुछ ऐसा दिखता है अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड। ऑक्साइड बोल रहे हैं। ठीक है, परऑक्साइड ये हो गया। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 ये वाला कंपाउंड, तो इसमें जो O2+ होता है, O2- होता है -1। ठीक है, इसको हम लोग परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग परऑक्साइड बोलते हैं। और O2- को हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वाइज अगर देखना चाहें तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा O2 परऑक्साइड, O2- सुपर ऑक्साइड, एंड थर्ड इज O2-। ये हमारा ऑक्साइड। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो एस ब्लॉक के बाद वो क्या बताते हैं, क्या पढ़ाएंगे वो? उसके बाद तो पी ब्लॉक। वो बोले थे पी ब्लॉक पढ़ाएंगे। पी ब्लॉक में क्या पढ़ाएंगे कुछ इसमें बोले थे? सर एस ब्लॉक के बाद कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब ओके, इनऑर्गेनिक में।
अच्छा ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पी ब्लॉक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर वो तुम लोग को पढ़ाएंगे तो तुमको आगे से पढ़ाएंगे, हम तुमको पीछे से पढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी थोड़ा सिलेबस खत्म होने का कोशिश हो, ठीक है। अब तुमको पढ़ाएंगे पहले ग्रुप 18, फिर सर वो 17। अब नहीं पढ़ाएंगे सर, वो 11th ही में पढ़ाए थे। अच्छा वो 11, तुम लोग अभी 12 में हो। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो चलो ठीक है, तब तो हम ही को पढ़ाना है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप 18, 18th ग्रुप फैमिली, फिर देखेंगे 17th ग्रुप फैमिली, फिर देखेंगे 16th ग्रुप फैमिली, और उसके बाद देखेंगे 15th ग्रुप फैमिली। ये है हमारा क्लास 12th का सिलेबस, जो 13th ग्रुप है और 14th ग्रुप है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में चर्चा कर ली है। जैसे जो 13th ग्रुप है इसमें बोरॉन, B2H6 के कंपाउंड्स के डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़े। फिर केमिकल पीरियोडिक टेबल चैप्टर में उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे ग्रुप 13 पूरा हुआ था। और ग्रुप 14 में जैसे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं गिवन है, सिलिकेट, सिलिकॉन, जियोलाइट्स ये गिवन है, CO2 कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज वो गिवन है। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एक तरीके से हमारा हो चुका है, ठीक है। जो नहीं हुआ है पहले हम लोग इस पे फोकस करेंगे, 18, 17, 16, 15, ओके। और इसमें भी हो सकता है कि तुम लोग का क्लास जो इसके बाद वाला चैप्टर मेटलर्जी, उसका मर्जिंग क्लास 12th के इंजीनियरिंग के साथ किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर चैप्टर है दोनों, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट्स है और फैक्ट्स दोनों में ही सेम है, ठीक है। कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिमाग लगाने वाली चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, दोनों में सेम है। तो हो सकता है अभी हम लोग ग्रुप 18 जितना पढ़े उसके बाद फिर जब हम लोग मेटलर्जी का कुछ क्लासेस होगा, ठीक है, उसके बाद फिर पी ब्लॉक तुम लोग का रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे ग्रुप जो 18 है इसको देखते हैं। तुम लोग क्लास कितने बजे तक है ये वाला? 6:30। 6:30, चलो ठीक है। तो 18th ग्रुप फैमिली को हम लोग प्यार से नोबल गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस क्यों बोलते हैं? तो नोबल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कंप्लीट होता है, मतलब इसका जो ऑक्टेट होता है ये कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और किसी और दूसरे एलिमेंट से ये कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी में नहीं रहते, ठीक है। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ग्रुप 18 का, वो जो ग्रुप है वो पर्टिकुलर, उसको हम तुम लोग के सामने लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल। अब इसमें थोड़ा सा गौर करो, इसको याद रखने का तरीका तुम लोग को हम पहले भी एक लेक्चर में बताए थे। ही नेवर अराइव्ड ऑन टाइम, फिर यहाँ पे कारा 0 रन पे आउट, ठीक है। तो ऐसे करके याद हम किए थे। अगर तुम लोग कोई और अच्छा तरीका दिखता है तो डेफिनेटली उसे याद कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है तो अभी बताओ। सर लास्ट वाला DG लिखे या फिर OG है? ओजी, ओजी। चलो ठीक है, मतलब तुम लोग के पास इससे ज्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं है, तो हम एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं। ही नेवर अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पे कारा 0, 0 का Z होता है लेकिन यहाँ XCRO 0 हम लोग मानेंगे, ठीक है। रन पे आउट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग इसको याद रख सकते हो। कूल। अब हम लोग को क्या करना है कि
अब तुम लोग डेफिनेटली इस एलिमेंट को तो पहली बार देखे होगे, ठीक है, और इसी एलिमेंट को तुम लोग पहली बार देखोगे तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है बहुत सारे सेंसेस में। जैसे मेंडलीव ने जो जो जगहें छोड़ी थी अपने पीरियोडिक टेबल में, वो सारी की सारी जगहें अब भरी जा चुकी है बाय, क्योंकि अब वो जो एलिमेंट्स है वो खोजे जा चुके हैं, ठीक है। रशिया के एक लैब ने 2002 के अराउंड ये डिस्कवरी कर दी थी, और उस हिसाब से जो पीरियोडिक टेबल में ये आता है, ये इसका नाम है ओजी। इसका एग्जैक्ट नाम हमको याद नहीं है, तुम लोग को भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस ओजी एक जगह का बस यूज है, वो तुमको बता देंगे। एनसीईआरटी में अभी तक इस फैक्ट को लाया नहीं गया, ठीक है, लाया नहीं गया तो तुम्हारा सवाल भी आने का चांसेस बहुत ज्यादा कम पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गया हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है इस पीरियड में। अब एयर की बात करते हैं, हवा की, जिसका हम लोग हर दिन सांस लेते हैं। तो हवा में तुम लोग पढ़े होगे कि एयर में गैसेज होती है। अब कौन कौन सी गैसेज होती है, तो एयर में सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि एयर में ऑक्सीजन होता है, एयर में नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पे रिमेनिंग गैस यहाँ पे आते हैं, रेस्ट ऑल गैसेज, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है हमारा, ये ऑलमोस्ट हमारा 78% के करीब होता है। जो ऑक्सीजन होता है ये लगभग हमारा 29% के करीब होता है, 21% के करीब होता है, ठीक है। और जो हमारे पास रेस्ट है कितना बचा, 1%। तो जितने भी और गैसेज है तो वो है हमारा 1%। अब इस रेस्ट में कौन कौन से गैसेज है, अब जैसे ये नोबल गैस, तो नोबल गैस भी एक गैस है, ठीक है, नोबल गैस भी एक गैस है, CO2 भी एक गैस है। ये सारे के सारे जो है ये इस 1% के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये जो CO2 है इसका परसेंट बहुत ज्यादा कम होता है एटमॉस्फेयर में, 0.03% होता है, सिर्फ इतना सा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतना सा ही परसेंटेज इतना खतरनाक होता है, इतना डैमेजिंग होता है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम की एक बहुत खतरनाक फिनोमेना को राइज करा देता है, ठीक है। और अभी ग्लोबली ऐसा सिचुएशन है कि अगर जो जिस इंडेक्स पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जैसे अभी अगर 1.5 है, 1.5 से अगर 2 पे चला जाए, ठीक है, बस इतना सा, बस अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए तो इंडिया के अंदर जो दिल्ली नाम का शहर है, चेन्नई नाम का शहर है, मुंबई नाम का शहर है, ये सारे के सारे शहर जो है ये सिर्फ अब नाम में एग्जिस्ट करेंगे, कोई शहर बचेगा नहीं, सब पानी के अंदर आ जाएगा। जो पूरा पूरा मालदीव्स है, ठीक है, ये भी नहीं बचेगा, ये भी पूरा पानी के अंदर आ जाएगा। लंदन नहीं बचेगा, और भी बहुत सारे जो मेजर नेशनल इंटरनेशनल सिटीज है वो सब खत्म हो जाए। तो ये सारे के सारे जो जगह है, मतलब इतना कम CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में फिर भी इतना मास डिस्ट्रक्शन कराने के लिए सक्षम है, ठीक है। कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है हमारे पास और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है। और मालदीव्स को, या मालदीव ये जगह था या मलेशिया ये जगह था, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जो कंट्री है इसको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो एक अननोन जगह पे उसने कुछ पीस ऑफ लैंड खरीद लिया है। अभी तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया है कि कहाँ पे उसने खरीदा, लेकिन खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि ये लेवल तो घट रहा नहीं है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, तो इसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही है। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये अपने पूरे पॉपुलेशन को इस जगह पे शिफ्ट कर देगा। ये हो गया थोड़ा सा करंट में दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। बस तुम लोग को याद रखने का ये तरीका है कि CO2 कितना कम है हमारे एटमॉस्फेयर में। कुछ कहना चाह रहे हो? सी लेवल सर कैसे मतलब बढ़ जाता है इसमें? सी लेवल, अच्छा वो सी लेवल, देखो ग्लोबल वार्मिंग बहुत मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक तो सन है, वैसे ही तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो तुमको जब भी बोरिंग लगे तो तुम बोल सकते हो कि रुक जाइए। अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पहाड़ है, और पहाड़ को ग्लेशियर समझना, ठीक है। ये और यहाँ पे तुम हो और तुम्हारी स्कूटी है, ठीक है, स्कूटी है, गाड़ी है, जो भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से कुछ कुछ तुम चला रहे हो उसको, कुछ कुछ चीजें एटमॉस्फेयर में आ रही है। ये कुछ कुछ चीजें क्या है, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर पर्टिकुलरली तुम लोग को 2-3 नाम बताया, तो जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्रिज चला,
और क्या क्या पोल्यूटेंट्स होता है, CH4 हो गया, ये सारे के सारे गैसेस जो निकल रहे हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो सनरेज है इसको ट्रैप कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, मतलब भगवान ने जब दुनिया बनाया था तो थोड़ी सोच के बनाया था कि हम ऐसा भी कुछ बना देंगे, ठीक है। भगवान ने तो दुनिया नॉर्मल रहने के लिए बनाया था, तो वो उन्होंने सोचा था कि अर्थ है, यहाँ से आएगा, ओजोन लेयर है, यूवी रेडिएशन खत्म हो जाएगा, फिर अंदर आएगा रेस, इंसान फोटोसिंथेसिस होगा, जो भी होगा, खत्म कहानी। लेकिन अब अपन ने क्या किया, कुछ और चीजें बना दी, जैसे CFC रिलीज हो रहा है। अब ये जो रेज अंदर आ रहा है, इस रेस को अंदर तो आ रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट करके बाहर नहीं जाने दे रहा है, ये यहाँ से टकरा रहा है, ये रेस, ये यहाँ से वापस ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये उस रेस को, उसके हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा तो होगा क्या, तो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पूरा जो हमारा सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे जो ग्लेशियर है ये पिघलना शुरू हो जाएगा। ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर के पास एक पॉन्ड बन गया, पॉन्ड बन गया तो यहाँ से बारिश ऊपर गया, बारिश ऊपर गया, फिर पानी यहाँ से पड़ा, फिर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ गया और हम लोग डूब गए, ठीक है। एक और छोटा सा फैक्ट, अर्थ पे हम लोग हमेशा सुनते हैं पानी की संकट आ रही है, पानी की संकट आ रही है, लेकिन एक चीज सोचो, पानी यहाँ से जा रहा है और मतलब यहाँ आ रहा है, मतलब अर्थ में कभी पानी खत्म नहीं हो रहा है। अर्थ एक, अगर थर्मोडाइनेमिक्स की बात की जाए तो जो अर्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं शायद, कि क्लोज ओपन सिस्टम बोलते हैं। यूनिवर्स को आइसोलेटेड बोलते हैं, अर्थ को शायद क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना सन है, पानी के बारे में अगर बात करें तो पानी कभी अर्थ में खत्म नहीं हो सकता। जितना पानी डे 1 पे था, ठीक है, उतना ही पानी डूम्सडे पे भी होगा, ठीक है। पानी का हमें कभी संकट नहीं हो सकता। हो क्या रहा है कि यहाँ से जो फ्रेश वाटर था इस ग्लेशियर से, ये उठ के यहाँ आ जा रहा है, इस सी में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो पीने वाला पानी था वो खराब हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर से हम, और ये पानी जब गिर रहा है तो सिर्फ यहाँ थोड़ी गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, तो ग्राउंड वाटर लेवल पे भी जा रहा है। अब इस ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हमने और कुछ कर लिया, इसका नाम है बोरिंग। बोरिंग कर लिया, बोरिंग कर लिया तो क्या हुआ, इसके जो नीचे वाला जमीन था वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसके नीचे जब अर्थक्वेक आएगा सब मर जाएंगे, ठीक है। इसको और निकालने के लिए बहुत सारी चीजें, अब और डीप में नहीं जाना चाहिए, तुमको इतना समझ में आ गया कि ये पानी क्यों अंदर जा रहा है। यस सर। सर जो कंसंट्रेशन होता है वो तो फिक्स्ड होता है ना, जैसे कि 0.03% है, बिल्कुल फिक्स है। तो सर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, जैसे ये जो है ये एक सर्वे में लिया गया तुम्हारा रिजल्ट है, जैसे आज से मान लो 10 साल पहले एक सर्वे हुआ तो ये चीज है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि तुम जो गाड़ी चला रहे हो तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ एमिशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा इन द सेंस की 0.03 से 0.06 भी शायद ना हो पाए, इतना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो हम लोग इंसान ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी बना देंगे। हर दिन पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, एयर ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो फिर भी अभी तक जितना उतना ही है। तो मतलब फिक्स ही है एक तरीके से, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिक्स ही है, ठीक है। खैर और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, यही हम लोग फंस जाएंगे। मुद्दा ये है कि ये जो 1% होता है ना, इसका भी एक ऑर्डर होता है, ठीक है, और वो ऑर्डर अपने को याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं अबंडेंस ऑर्डर, ठीक है। अबंडेंस ऑर्डर बोलते हैं कि सबसे ज्यादा एयर में क्या चीज प्रेजेंट है और सबसे कम क्या चीज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे N2, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे O2। ये इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, N2 ज्यादा है, O2 कम है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लिखेंगे, इसके पीछे आएंगे हमारे नोबल गैसेस। ये हो गया हमारा बाकी का ऑर्डर। ये जो नाइट्रोजन है ये मैंने बताया 78% अवेलेबल होता है, ये 21% अवेलेबल होता है, तो इसको तो हम लोग याद रख ही सकते हैं। अब बचा ये चीज हमें कैसे याद रखना है, क्या कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, एक निमोनिक बता रहा है, याद रह जाएगा, ठीक। और नहीं
है, कर, जे, रहने दो, ऑगी। ठीक है, और नहीं है कर्जे, ठीक है, रहने दो, ऑगी। ठीक है, तो ऑगी को हम लोग सब लोग जानते हैं, बिल्ली, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। ठीक है, तो ऑगी आया है तुमसे कर्जा मांगने, तुम बोल रहे हो और नहीं है कर्जे, रहने दे, ऑगी। ठीक है, और नहीं है कर जे, रहने दो, ऑगी। ठीक है, समझ में आया? अब इससे क्या होगा कि तुमको जो सारे के सारे यहाँ पे जो ऑर्डर है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा अवेलेबल है, कौन सा सबसे कम अवेलेबल है, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, और इससे इन सब से भी पीछे कौन सा आता है, CO2। ठीक है, ये न्यूमोनिक समझने में कोई दिक्कत, टेंशन की बात? नो नो। सर। ठीक है, मजा आ रहा है? यस सर। ये इसके अलावा बोल भी जा सकते हो। नो तो बोलोगे नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखो, जैसे एक सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तुम यहाँ से आंसर कर दिए N2 है। अब तुमने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर, तो तुमको पता आर्गन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर, तुमको पता है हीलियम। लीस्ट OG जो भी उसका नाम है। ठीक है, तो तुमको ये पूरा ऑर्डर पता है, तो तुम श्योर शॉर्ट हो कि तुमको कैसे अपना एग्जाम पेपर में जो भी इससे रिलेटेड पूछे तुमको पता है आंसर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अकरेंस की बात करते हैं कि ये मिलते कहाँ पे हैं। ठीक है, अकरेंस का अगर हम लोग बात करें तो हीलियम और नियन जो होता है ये रेडियो एक्टिव ओरिजिन में मिलता है। मतलब जैसे कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है तो उसमें हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स कौन सा है, तो 3 वैसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है, पिचब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीविवेट। पिचब्लेंड, मोनाजाइट और क्लीविवेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पिचब्लेंड क्या होता है, हमारा U3O8 होता है इसका फॉर्मूला पिचब्लेंड का। तो इन कंपाउंड्स के इम्प्योरिटी के फॉर्म में या इस कंपाउंड के किसी भी फॉर्म में हमें हीलियम और नियॉन मिल जाता है। जैसे सपोज करो हमने एक जमीन खोदा, हमने ओर निकाला, ये सब बेसिकली ओर से। ठीक है, ओर निकाला, अब पिच ब्लेंड का हमने जैसे ओर निकाला अर्थ से, ये पत्थर जो है ये U3O8 कंटेन कर रहा है। U3O8 के साथ कुछ इंप्योरिटीज कंटेन कर रहा है जो है हीलियम और नियन की। ठीक है, वैसे ही मोनाजाइट की ली तो उसमें भी हीलियम और नियन की इंप्योरिटीज आई, क्लीवीवेट की भी ली तो हीलियम और नियन की इंप्योरिटीज आई। फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, पिच ब्लेंड का दिया हुआ है इसलिए याद रख सकते हो U3O8, बाकी किसी का दिया भी नहीं हुआ। NCERT याद रखने का तरीका हम ऐसे याद रखते थे, PMC। ठीक है, ठीक है, PMC को हम लोग कैसे याद रखेंगे, तुम अभी कौन सा कोचिंग कर रहे हो, तुम अभी कौन सा कोचिंग, प्री मेडिकल कोचिंग। ठीक है, तो यहाँ से P, यहाँ से M और यहाँ से C। ठीक है, तो पिचब्लेंड, मोनाजाइट और क्लीविवेट। तो दिक्कत यहाँ पे छोटा सा भी हो तो रोक के पूछ लेना। ठीक है, सर ये हीलियम और नियॉन इसके साथ इम्प्योरिटी में आता है। इम्प्योरिटी में आ सकता है, हाँ मतलब इम्प्योरिटी में ही आता है बेसिकली। ऐसा कहा जाता है कि दे आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव ओरिजिन, मतलब ये जो सारे हैं इनके साथ ही पाया जाता है, कुछ इस टाइप का मतलब होता है। यही एग्जैक्ट लाइन ही NCERT में लिखा हुआ है कि हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन इज फाउंड इन रेडियो एक्टिव ओरिजिन विद पिचब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लीवीवेट। ठीक है, तो इम्प्योरिटी के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हीलियम का अकरेंस हम लोग देखे, और
कभी कभी नियन का, ठीक है। हीलियम के अगर हम लोग थोड़ा सा और अकरेंस की बात करें, ठीक है, तो हीलियम हमें नेचुरल गैस से मिल जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस वही जो भी हमारा बायोगैस वगैरह है, तो जलाओगे तो हीलियम मिलते रहेगा, ठीक है। एक मिनट तुम लोग रुक जाना। हाँ, तो हीलियम तुमको यहाँ से मिल जाएगा। अब हीलियम को निकालने का एक और तरीका होता है, ये तो मेथड नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये मेथड नंबर 2 था। अब जो मेथड नंबर 3 हम बता रहे हैं तुम लोग को, ठीक है, मेथड नंबर 3 एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ रेडियम, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव डीके करता है रैंडम में, और अल्फा पार्टिकल रिमूव करता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस ही होता है, इसीलिए हम लोग इसको हीलियम कहते हैं कि हीलियम हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों की तीनों वैसे तो एनसीईआरटी में तीनों ही गिवन है, लेकिन ये सेकंड क्या था? इम्पोर्टेंट, ये अपना नेचुरल गैस को जलाएंगे हीलियम मिलेगा, ठीक है। यस सर। अब हीलियम का बात हो रहा है तो हीलियम का कुछ और बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं इसमें। आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैस मतलब अपने जो पर्टिकुलर पीरियड होता है, अपने एक पर्टिकुलर जो इस ये वाला पीरियड है, इसमें जो नोबल गैस है ग्रुप 18 वो सबसे कोने में आ रहे हैं, तो इसके वजह से भी, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके वजह से भी इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स तो छोड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो इनर्ट है, ठीक है। और इन सब में से जो पूरा का पूरा हमारा नोबल गैस का फैमिली है, इसमें से जो हीलियम है इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये मैक्सिमम है, ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने बात किया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है तुम लोग जानते होगे कि सपोज कोई एक एलिमेंट ए है, ये ए प्लस बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और अगर सपोज कोई कंपाउंड है एक्स, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक्स माइनस अगर बनाएगा तो ये बोला जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल एच ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डेल एच ईजी होता है नोबल गैसेस का वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और अगर खुद से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका डेल एच ईजी नेगेटिव होता है। जैसे कि नोबल गैसेस के पहले जो आता है फ्लोरीन, जो हैलोजन फैमिली आता है, उसमें वो चीज नेगेटिव होता है, ठीक है। सर ये स्टेबल है तो फिर एक्सेप्ट क्यों करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वही तो। अब जैसे तुम हो, ठीक है, तुमको हम खाना खिला, तुम घर से खाना खा के आए, अब कोचिंग आए तो 2 थप्पड़ मारे, 3 थप्पड़ मारे, फिर खाना खिला दिए, तो तुम कुछ ना कुछ करके तो खा ही लोगे ना। मना करोगे स्टार्टिंग में कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, 3 थप्पड़ मारेंगे तो खा लोगे ना कुछ तो बस वही चक्कर है इसका भी। इसका डेल एच पॉजिटिव है, तुम इसके सामने इलेक्ट्रॉन ला के दोगे, मतलब बिना एनर्जी का रूम टेम्परेचर पे, वो नहीं लेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं लेगा, 3-4 थप्पड़ मारोगे मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ा दोगे तो भाई लेगा ही लेगा। अब बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ाओगे तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तुम कंडीशन को मतलब एनर्जी बढ़ाने से एक्चुअली छोड़ना चाहिए, हाँ मतलब ये तो छोड़े खैर, ये तो मेटल ही हो गया पूरा इन नेचर, मतलब मेरा फीलिंग समझ रहे हो। अगर थोड़ा सा भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है किसी चीज में तो इलेक्ट्रॉन लेगा, बस तुमको टेम्परेचर बढ़ाते जाना है। अब जैसे फ्लोरीन है, भूखा बच्चा है, चंदन है, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसके सामने अगर खाना लाएंगे तो आराम से खा लेगा और खुश भी होगा, तो मतलब क्या है, डेल चीजें नेगेटिव, ठीक है। ये बात। सर मतलब वो सब जैसे फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज करेगा। रिलीज कर रहा है
रिलीज करेगा, बिल्कुल, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सुधांशु, आवाज आ रहा था? यस सर, आ रहा है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? नो सर। ठीक। तो ये हो गया हमारे हीलियम के बारे में थोड़ा सा चर्चा। अब हीलियम के बारे में कुछ यार एक दो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वो हमको समझ में आया, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फिर भी हम तुमको बता देते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा जनरल फैक्ट्स एक दो और बताते हैं कि हीलियम जो होता है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, ठीक। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। हीलियम। हीलियम भी और पूरा का पूरा जो नोबल गैस फैमिली है, कि सारे के सारे मेंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या होता है ना, कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस मैक्सिमम पी ब्लॉक की चीजें होती है। जैसे ग्रुप 15 को भी ले लोगे, वो भी कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस है। ग्रुप 16 को ले लोगे तो उसमें से भी मैक्सिमम चीज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस है। बस ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा ब्लूइश कलर दिखाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज तो में सेम पॉइंट्स ही रिपीट होंगे, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी लेंगे, इसको हम लोग लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक सुधांशु बताओ, एक और एक चंदन बता दो। बताओ, जो पहले बताएगा वो आसान वाला बता देगा। सुधांशु? साइज पे डिपेंड करता है क्या? साइज पे ज्यादा खास तो हाँ डिपेंड करता है, कहने के लिए कह सकता है एक, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉपर टर्म बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुधांशु, तुम कुछ कहना चाहोगे कि हम बताएं आगे? सर आप ही बताइए। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 होता है मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जैसे चंदन बोला साइज, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मतलब पीरियड के मतलब वो जो ग्रुप है उसके नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ही बढ़ेगा, साइज ही बढ़ेगा, और इसीलिए वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एप्रोप्रिएट टर्म है, या फिर वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलो। सेकंड होता है कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एनी अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इन दोनों फैक्टर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का यही सब एक क्लियर कट रूल है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका कोई क्लियर कट रूल नहीं होता है। जनरली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं, लेकिन एज सच कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। ग्रुप हम हर पीरियड का बता देंगे, सॉरी हर ग्रुप का। तो इस ग्रुप का तुम लोग देख लो, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर मतलब पूरे पी ब्लॉक में यही होता है, ठीक है। हल्का फुल्का बस एक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन यही होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं।
इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन में नहीं रखेंगे, कारण रेडियो एक्टिव इन नेचर है, लैब ही में नहीं बन रहा, मतलब लैब में ही सिर्फ बन रहा है, थोड़ा देर के लिए छूट नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे इसका, ठीक है। और अगर एक बात मेरा ये इस पॉइंट को समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करो, ये जो हम तुमको ये मेल्टिंग पॉइंट और मॉलिंग पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये हम एटॉमिक एलिमेंट्स के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग हाइड्राइड्स लें, हाइड्राइड्स या कंपाउंड्स जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, H2O हो गया, HF हो गया, ये सारी के सारे हाइड्राइड है, वहां पे रूल्स थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो यहाँ पे तो खैर तुम लोग इसको ध्यान में रखना, इसीलिए ज्यादा जनरलाइज नहीं करो चीजों को, डिस्क्रीट रहने दो, और जो जो ऑर्डर बता रहे उसको एज इट इज याद करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको हम इसका ऑर्डर बताए, ऑर्डर के पीछे का छुपा रीजन भी बताए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पीरियड में जो हीलियम है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे ज्यादा कम है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम है। और जो इन शॉर्ट अगर ऐसा कहें कि पूरे यूनिवर्स में अगर अपने अर्थ पे जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस होता है इन इंटायर पीरियोडिक टेबल, वो हीलियम ही होता है। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 4.2 केल्विन का, ठीक है, 4.2 केल्विन का इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी हीलियम ही अपना रख रहा है। ठीक है, ये हीलियम का एक अबनॉर्मल टेंडेंसी है। दूसरा हीलियम का जो अबनॉर्मल टेंडेंसी है वो है डिफ्यूजन टेंडेंसी। हीलियम बहुत फास्ट डिफ्यूज कर सकता है। डिफ्यूजन का रेट का फॉर्मूला क्या होता है, P/√MT, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो हीलियम है इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास जो इसका जो डिफ्यूजन रेट होगा ये बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका एबनॉर्मल डिफ्यूजन स्पीड भी होता है, तो इस चीज को भी तुम लोग ध्यान रखो। और इसके साथ एक और पॉइंट है हीलियम का, लेकिन पहले इतना फैक्ट्स को डाइजेस्ट करो वरना अनपच हो जाएगा आज ही। थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, 1 मिनट का समय लो, थोड़ा सा एक बार देखो, थोड़ा सा बात करेंगे, फिर एक पॉइंट और बताएंगे। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिएगा। तो इसमें BP और NMP तो मेल्टिंग पॉइंट है, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें बढ़ेगा नीचे आने पे। हाँ बढ़ना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए। यस।
तो कोई चीज में कोई दिक्कत? नो सर। चलो, एक और लास्ट फैक्ट है इधर के लिए, तो इसको हम तुम लोग को बता देते हैं। ये फैक्ट का देखो कितना इम्पोर्टेंस है कितना नहीं है हम ये नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी फैक्ट जान लो। हीलियम लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है? तो इसको अभी अभी पहले पूरा लिख देते फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार देखो। ये पॉइंट में हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हीलियम जैसे नॉर्मल हीलियम है, लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे है तो वो नॉर्मल लिक्विड है, ठीक है? अब इस हीलियम को अगर हमने 2.2 केल्विन से कम पे कंप्रेस किया, ठीक है, तो ये हीलियम 2 मतलब एक उसका अलग फॉर्म बन जाता है, ठीक है? वो भी लिक्विड इन स्टेट ही होता है, ठीक है, और वो सुपर फ्लूइड बन जाता है। बस अंतर ये होता है, ठीक है? सुपर फ्लूइड क्या होता है ये सब चीज हमारे सिलेबस के बाहर भी है, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक टेम्परेचर होता है जिसपे हीलियम नॉर्मल लिक्विड से सुपर लिक्विड में या फिर सुपर फ्लूइड में चेंज कर जाता है। उस टेम्परेचर को बोला जाता है लैम्डा टेम्परेचर, और वो लैम्डा टेम्परेचर होता है 2.2 केल्विन का, ठीक है? चलना है, यस सर। ठीक है? ये अपना एक फैक्ट था। चलो, तो इसके आगे अभी हम कुछ नहीं बता रहे। अभी टाइम तो आ रहा है वैसे 6:21। ओके, मेरी स्क्रीन से देख के बता दी। तो आपका 9 स्क्रीन में मिनट नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, अभी हम लोग इतना ही पे रखते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कहीं और से स्टार्ट होगा, तो हमको बस इतना याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में जो भी है क्लैथरेट कंपाउंड से हमको स्टार्ट करना है, ठीक है? क्लैथरेट कंपाउंड से हमको स्टार्ट करना ताकि हमको ये चीज़ याद रह सके, ओके? लेकिन अभी तुम लोग छोड़ नहीं रहे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं।